एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन बताइए मेरे को, इसका आंसर दीजिए। ठीक है। बिना बुक देखे, बिना बुक देखे। टीएनपी का मतलब? हाँ। क्या? टोटल 9 है, अब 4 ही ऑप्शन देख लिए। वाह। तो आप उसमें ये बस बताना है कौन नहीं है। हाँ कौन नहीं है, तो इसमें तो 4 में भी आप दे सकते हैं ना फिर। अच्छा, 4 ही का दे सकते हैं। ऑप्शन ही थोड़ी, हम ये ऑप्शन थोड़ी देते हैं। आप लोग आंसर सॉल्व नहीं किया, आप लोग नीचे भी ऑप्शन देंगे ना। ओ अच्छा 1 2 3 ऐसे तो करके। ठीक है ठीक है चलिए आगे। आयुषी बताएगा इसका आंसर। अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन, सॉरी, नन ऑफ द अबव, नोटा। सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, हम यूज़ नहीं कर सकते क्या नोटा? सब लोग, आप लोग लोल फिर वो सब यूज़ करते हैं, हम भी नोटा यूज़ कर रहे हैं। चलिए। सर इसमें से तो 2 है पर आप दोनों का तो किए ही नहीं। हाँ, तो इसी का हमको आंसर बताइए। हमने 4 ऑप्शन दिए थे आपको। नन ऑफ दी। नन ऑफ द अबव, क्यों? आंसर क्या होगा? 5 6 5 5 6। 5 6 होगा। यहाँ पे 5 6 है, नहीं है 5 6, बट 4 भी तो है। वही मैंने कभी आपको दिया। अब पहले फ़ोन चला लीजिए। फिर एक दूसरा, मेरे को ये बताइए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कितने टाइप का गुड्स हम लोग देखे थे? बताएं। 3 बताइए इसका नाम। नॉर्मल, इनफॉर्मल, इंफीरियर और इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज़, इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटीज़, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? नेस एसेंशियल एसेंशियल गुड्स। डायग्राम याद है इंफीरियर गुड्स का? बताइए, आप लोग गाइड कीजिए उस इंफीरियर गुड्स का। बहुत बढ़िया। स्ट्रेट नहीं होता है वो, स्ट्रेट एसेंशियल नहीं गुड्स होगा, होता है। वो कर्व हो जाएगा। हाँ, वो कम हो जाता है। इंफीरियर गुड्स का देखिए ऐसे होता है। इंफीरियर गुड्स का ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक पॉइंट आएगा स्टैग्नेंट, उसके बाद फिर ऐसे होता है। किसका? इंफीरियर, एसेंशियल गुड्स का। हम तो इंफीरियर गुड बोल रहे हैं। फिर
एसेंशियल गुड्स का, हाँ एग्जैक्टली स्ट्रेट है बहुत, ठीक है। चलिए, और मेरे को रिलेशन बताइए, रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड क्या होगा? डायरेक्ट, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, बहुत ही बढ़िया। और बताइए और क्या है, और क्या रिलेशन है प्राइस और डिमांड का? रिलेशन बताइए, रिलेशन। चलिए, डायरेक्ट में होगा, नहीं तो इन्वर्स होएगा ही होगा, है कि नहीं? हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर इज इन्वर्स। सर जा सकता है मत जाना, यूनिवर्स हम कुछ और सोच रहे हैं। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, चलिए। चलिए, तो ये है आपका आंसर इन्वर्स। इन्वर्स क्यों होगा? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ जाएगा। अभी भी नहीं पढ़े, तीसरा क्लास है आपका ये सेम चीज़ का, मतलब 3 बैच का है आपका। अब अगर एक दूसरा पूछे हम, इनकम, इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, इसका क्या रिलेशन होगा? फॉर नॉर्मल गुड्स इसका रिलेशन बताइए। नॉर्मल गुड्स का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए, फिर एक और एक है इनका, आगे वापस हम लोग इसमें आ गए, हम लोग वापस। प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर कॉफ़ी, इसका क्या रिलेशन होगा? इसका रिलेशन बताइए मेरे को, डायरेक्ट इन्वर्स क्या? तो कौन सा रिलेशन है? बहुत बढ़िया, डायरेक्ट, डायरेक्ट होगा ये। अभी भी मतलब नहीं समझे, इन्वर्स कैसे होगा? मतलब अब मतलब आप लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज हो रहे, बताइए। कल मेरा पूरा 2 क्लास निकल गया ये समझाते समझाते। एक ही क्लास निकला, उससे पहले, अच्छा उससे पहले तो छोटा सा नीचे कह रहे, चलिए ठीक है, एक क्लास पूरा निकल गया ये समझाते समझाते, अभी तक आप लोग को नहीं समझाया। अब कैसे हम समझाएं आपको? ये समझे हुए, चलिए ठीक है, इसका समझाइए मेरे को, प्राइस ऑफ पेन, डिमांड फॉर पेट्रोल, इसका क्या क्या इन्वर्स? नो रिलेशन, नो रिलेशन, मतलब कि यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ पेन बढ़ रहा है तो पेट्रोल का क्या है यहाँ पे? वही तो, नो रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है इसका। चलिए, ये सब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आएगा आपका क्वेश्चन में, हाँ तो हम दे लेंगे, आपको टेंशन, सारा एग्जाम का देख लीजिए, हम जो जिस टाइप का टेस्ट दे रहे हैं उस टाइप का जो क्वेश्चन हम पूछेंगे इसी टाइप का मोस्टली रिलेटेड होगा, आप लोग देख लीजिएगा ट्यूसडे का टेस्ट है। और कोई छुट्टी मारा डायरेक्टली उसे घर में कॉल करेंगे हम, देख लीजिए, हम ग्रुप में भी टेक्स्ट करेंगे उसका, टेंशन मत लीजिए। सनी, सनी हैदराबाद गया है, वो बोले, वो बोले किसमें, हाँ अच्छा, चलिए, तो
शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आगे। ये 3 पॉइंट तो क्लियर है अभी आप लोगों को? प्राइस ऑफ गुड्स या प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, इसमें दो टाइप का गुड्स आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्या बोलते हैं? हम मार्क करवाएंगे, उसका दूसरा नाम क्या होगा? जैसे अगर हम नाम बताएं आपको, क्या देख लेना वो, सही बात है, कॉम्पीटिंग गुड्स हो गई है। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कॉम्पीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स। बुक नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़े आप लोग? बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स एंड चेंजेस इन दैम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम आपको बोले मॉनसून सीजन में आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे हम क्या क्या बोल रहे हैं, और बहुत बढ़िया, ये इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अम्ब्रेला और रेनकोट। तो अब ये अम्ब्रेला और रेनकोट अगर हम बोले समर सीजन में, इसका रिक्वायरमेंट है रेनकोट का। अम्ब्रेला तो चलो फिर भी ठीक है, बहुत धूप आता है तो अम्ब्रेला फिर भी यूजेबल है, बट रेनकोट समर में यूजेबल है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, नहीं इससे बच सकते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है कि छाता उल्टा नहीं हो जाता है, ठीक है, जब हवा तेज़ हो। इससे क्या है कि आप लोग खड़े रहिएगा एटलीस्ट, अच्छे से जो पानी आए। तो इसीलिए तो छाता ही तो बता रहा है, रेनकोट। अच्छा तो ठीक है, तो ये होता है जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है, वो मॉनसून्स मतलब वो वेदर के टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। जैसे समर में रेनकोट का क्या बोलते हैं, डिमांड क्या होगा? क्या बोल रहे हैं आप लोग? घट जाएगा, ठीक है। और वही अगर सेम मॉनसून के सीज़न में रेनकोट का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, द गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। अब आप लोग नोकिया का फ़ोन यूज़ करते हैं, वो कीपैड वाला है, अब किसी के पास है? आपके पास अभी यूज़ करते हैं आप लोग? घर पे पड़ा है, वो बस पड़ा हुआ ही रहेगा, अब यूज़ नहीं कीजिएगा आप लोग। क्या क्यों? बस अब स्मार्टफोन आ गया ना, अब स्मार्टफोन आ गया। जैसे अगर कोई भी क्लासेस आप लोग मिस कर रहे हैं या कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, आज के टाइम में स्मार्टफोन एक टाइप का नीड हो गया है सभी लोगों के लिए। नीड्स और वांट्स तो देखे ही हम लोग। क्या नहीं पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे? हम तो अभी एक और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहा ना, एक सेकेंड। ये दोनों कैसे रिलेटेड है मेरे को ये बताइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्कैर्सिटी कैसे रिलेटेड है दोनों? चैप्टर 1 में पढ़े थे। रिवीजन आप लोग छोड़ दीजिए सर, रिवीजन छोड़ दीजिए आप लोग सब लोग। रिसोर्सेज का तो कमी ऐसे ही है। स्केर्स का मतलब ही है रिसोर्सेज शॉर्ट, स्केर्स शॉर्ट।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कैसे रिलेटेड है? हमारे पास रिसोर्स कम है जिसमें से कोई एक ही हम खरीद क्योंकि हम लोग का वांट से रिलेटेड है रिसोर्स जो हम लोग का कम है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऑप्शन रहता है जिसकी वजह से हमको हम लोग कुछ ऑप्शन ड्रॉप करके बेस्ट ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं बहुत सही, चलिए सही है। ग्रुप में आप लोग मतलब इफेक्टिव ग्रुप आंसर दिए, बहुत सही है, मतलब आंसर सही है। थोड़ा वो सही दिए, थोड़ा ये सही दिए, थोड़ा आप सही दिए, थोड़ा ये सही दिए, ग्रुप ला के सभी लोगों का सही। चलिए तो यहाँ पे एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी चलिए ठीक है, टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, और कुछ? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, कंजम्पशन पावर, और सर आप किसी के बात को डिनाई नहीं करते ना ठीक है नहीं हम ये सब पॉइंट है, ये सेटिस्फैक्शन है, ये तो 100% सही है। यूटिलिटी का मतलब, और कंजम्पशन पावर, चलिए ठीक है, कंजम्पशन पावर भी, ये भी सही है। और मतलब मेरे को प्रॉपर है ना कोई मीनिंग बता दीजिए बस, यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? वांट सेटिस्फाइंग क्या? वो जो वांट सेटिस्फाइंग नहीं सुनिए, नॉन सेटिस्फाइंग पावर ऐसे कैसे? ये कौन सी पावर है क्या बताइए, बताइए। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है, ये तो पक्का है। नहीं मतलब उसको यूज करके सेटिस्फैक्शन हाँ, खर्च हुआ ना यूटिलिटी का मतलब है आप किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्या बोलते हैं, मतलब वो होता है ना, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कीजिएगा जिससे जो कंज्यूमर है, जो फाइनल कंज्यूमर है, उसको सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाई हो सके वो कंज्यूम करके। तो अगर यूटिलिटी का प्रॉपर डिफाइन करें, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन which the consumer derives from consumption of various goods and services, ये है यूटिलिटी। ठीक है, इतना बड़ा तो हम लिख दिए सर, इसका मतलब जो हम समझाए अभी, ऐसे कर रहे हैं आप लोग, अभी तो हम समझाए। इसका यूटिलिटी का मतलब ये है कोई भी एक प्रोड्यूसर उसमें क्या वैल्यू ऐड करेगा कोई भी प्रोडक्ट में, ताकि जो कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया पक्का? एक बच्चा है वो अच्छा आपको नहीं पता शॉप करता था वो अच्छा, स्टोर करना बैठा हुआ तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी सच एज, देख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट भी हम आप लोग को लास्ट क्लास बताए थे। वेवलेन क्या है? वेवलेन इफेक्ट लास्ट क्लास बताए थे, वेवलेन गुड्स वाला। हवाबाजी क्या? हवाबाजी मतलब सो ऐसे ही वेवलेन इफेक्ट नहीं बताया था गुड्स के बारे में बताए थे। नहीं बताएंगे अगर हम दिखा दिए तो, अगर हम दिखा दिए तो हम बता रहे हैं हम तू पढ़ता है यहाँ पे हम बताए थे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन है लॉ उसका। रुक के दिखा रहे, अरे टेंशन मत लीजिए। हम अगर हम मिटा देंगे तो वो नहीं पता, लेकिन हम एक्सेप्शन लिखाए हम आप लोग को। बताइए, आजकल है ना, आजकल है ना, टीचर्स पे भरोसा ही नहीं करते आप लोग। मतलब सर प्रूफ दिखाइए, पहले प्रूफ दिखाइए। क्या? कहीं ना कहीं हमको याद है, हम कहीं ना कहीं हम दिखाए थे। हम बताए बताइए पर लिख के बताएंगे कहाँ हम दिखाए थे, कोई दूसरा हम स्लाइड में दिखाए थे ना आप लोग को। हवाबाजी जो उसको शो ऑफ बोलते हैं मतलब तो शो ऑफ ही बताए थे आपने
लोग नहीं, को तो वही बताया था शो ऑफ थोड़ी बताए थे हम। कि नहीं एक सेकंड हाँ शो ऑफ भी बताया था ये कहाँ है वो आप देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए चेक कर लेंगे, हम नहीं बताए थे। हाँ तो शो ऑफ किसमें था वेवलेंथ का हम बताए थे, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब एक्सेप्शन टू डिमांड, एक्सेप्शन टू डिमांड, वेवलेंथ इफेक्ट। नहीं हाँ, आप नहीं बताए थे हम बताएंगे सर इसका, दिखाइए अरे हम दिखाए, रुके हम दिखाए। लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव कार्स एंड ज्वेल्स एक आप सेकेंड, ये समझाइए रुके ना, रुके हम दिखा रहे हैं अब, मतलब मानते नहीं हम आप लोग। तो आप पिछले नोट्स दिखाए थे तो समझाए नहीं बोला अरे नहीं नहीं, हम दिखाए थे आप लोग को, नहीं नहीं हम दिखाए थे, हम आप लोग को हम बताए थे, हम ये बोल रहे हैं हम। अभी कहाँ दिखाए थे, रुके ना, हमको याद है। नहीं नहीं रुकिए ना, चलिए ठीक है, सही बात है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिखा, तो बोल ही रहे थे कि आरती वेवलेंथ इफेक्ट हम बताए थे आप लोग को। सर कितना जल्दी बदली बदली हम तो बोल ही रहे थे आप ही ना ठीक है, ऐसा नहीं होता है चलिए। तो यहाँ पे दिस इज, ये दे डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जैसे ये सारा है ना, ये कौन कौन दिया है बस ये देख लीजिए, इसका नाम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जेम्स डिसनबेरी, ये दिए हैं, ठीक है। हाँ तो रिकॉर्डिंग हो ना हाँ होने वाला। फिर दूसरा, फिर आपका बैंड वैगन इफेक्ट, क्या क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं? सर थोड़ा कॉल कर तो अगर डेमोन्स्ट्रेशन का डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का बात करें, इट रेफर्स टू द डिज़ायर ऑफ पीपल टू इम्यूलेट द कंजम्पशन, सारा बता रहे, पहले पढ़िए बस अभी। टू इम्यूलेट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ये क्या बोलते हैं, जो सामान खरीदते हैं, बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव दैम, मतलब यहाँ पे वो वाला आता है, वो वाला इफेक्ट आता है। अगर हम इसका एग्जांपल दें आपको, जैसे मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जी और अडानी जी, मेरे को इन, मेरी नहीं नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अरे देख तो लीजिए पहले जो हम बता रहे पहले वो तो सुन लीजिए। तो इसका ये मतलब है कि जैसे अगर हम यहाँ पे मुकेश अंबानी जी का बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनको, मतलब इनकी वाइफ का नाम तो आपको पता है, नीता अंबानी, ठीक है, लेकिन हमको इनका नहीं पता है, तो हम मिसेज अडानी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इनका बोले, ये क्या बोल, ये 10 नहीं सॉरी 10 lakhs का पर्स लेके घूमती है, ठीक है, क्या रहता है उसमें पता नहीं, क्या कम बता रहे हैं, चलिए ठीक है, इसमें हम 1 करोड़ कर देते हैं, अब क्या ही बोले, 1 करोड़ का पर्स लेके घूमती है, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो अडानी, यहाँ पे जो मिसेस अडानी है, ये बोलेंगी, हाँ ये बोलेंगी कि ये तो 1 करोड़ का ले रही है, हम 1.5 करोड़ का रखेंगे, ठीक है। आप सोचिए जो मैन्युफैक्चरर है वो लोग क्या करेगा, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा अपने को, बोलेगा सर ये देखिए, आप उनका देखिए, नीता अंबानी जी का देखिए, क्या बोलते हैं मिसेस अडानी कितना इतना महंगा पर्स रखी हुए है, और मैम आप तो सिर्फ 1 करोड़ का ही रखिए बस, ठीक है, आप भी थोड़ा वैल्यू बढ़ाइए अपना, 2 करोड़ कीजिए, तभी बोलेगी हाँ ठीक है कर दो 2 करोड़ का, कोई नहीं, हम लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो ये वही बोलता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसका ये मतलब है कि जो लोग होते हैं वो दूसरों के गुड्स से प्रभावित होते हैं, जो उनके पास आइटम रहता है, ये देखिए, पीपल टेंड टू बाय थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव दैम। अगर मुकेश अंबानी जी का बात करें, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को यही डाउट है कि थोड़े टाइम बाद आप देखिएगा उनको पॉलिटिक्स में, रिटायरमेंट के बाद,
क्योंकि अगर अगर हम आपको बात बोलें, कभी भी एक ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन अगर सपोज आपको भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास दो चॉइस अब तुमको दे रहे हैं, एक ये, ठीक है, ये ज़ीरो है, मतलब पूरा ज़ीरो, लंबा लंबा ज़ीरो लिखना है क्या? चलिए ठीक है, या आप लोग क्या चूज़ कीजिएगा पहले बताइए मेरे को, लेकिन बताना पड़ेगा क्यों। चलिए ठीक है, आप लॉ मेकिंग पावर बोल दिए, क्यों? ये वाला पैसा, इतना पैसा है, समझ रहे हैं, इससे क्या होगा? आप कुछ करके दिखाइए। सलमान खान को देखिए, रोड में गाड़ी चला दिया और ड्राइवर को उससे कर दिया, पैसा देके छूट गया। क्या? बहुत सही। तो अगर जब भी क्या बोलते हैं ऑप्शन मिले आप लोग को, सबसे ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर इसीलिए है कि एक दिन, किसी दिन न्यूज़ में हमारे पीएम आएंगे और बोलेंगे और ये वाला पैसा है, ठीक है, ये वाला जो पैसा है, जितना ज़ीरो आप लोग देख लेते हैं वो बस ज़ीरो ही रह जाएगा, आगे का ये जो वन है ये ख़त्म, वन ही हट गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो थोड़ा अलग से था, लेकिन वही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों के पास कैपेसिटी है, वो लोग अपना क्या करते हैं, वो लोग दूसरे के डिमांड से प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे ये देखिए, एन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेल फोन मे बी अफेक्टेड बाय सीइंग अ न्यू मॉडल ऑफ सेल फोन इन हिज नेबर। जैसे कल को अगर आयुष जी क्या बोलते हैं आईफोन 15 प्रो लेते हैं, तो बाकी लोग देखेंगे अरे वो आईफोन 15 प्रो ले रहे हैं, तो आईफोन 15 प्रो मैक्स ही लेंगे सितंबर में, चलो अगला महीना आ रहा है, लेकिन ठीक है अगर वो लेते हैं तो ठीक है। तो ये हमारा जजमेंट, हमारा डिमांड डिसाइडिंग किससे होता है, सामने वाले के इफेक्ट से, उसके पास कौन सा प्रोडक्ट है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और फिर बैंडवैगन इफेक्ट, it refers to the extent to which the demand for a commodity is increased due to consuming, like due to the fact that others are also consuming the same commodities। मतलब अगर जैसे हम आपको एग्जांपल दें, बेस्ट एग्जांपल है, आपको मतलब आपस में आप लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो चिप्स का पैकेट है, चिप्स का सबसे अच्छा पैकेट कौन सा है, मतलब लेज़ ब्रांड का, लेज़ है, लेज़, चलो ये जो भी फ्लेवर है, ग्रीन ब्लू जो भी आप लोग को सही लगे, ग्रीन, चलिए ठीक, तो एक पॉइंट पे आता है चलो ग्रीन, तो आप बोल रहे ग्रीन वाला जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है, तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सारे बोल रहे हैं अच्छा चलो ठीक है हम लोग भी यही खाएंगे, हम लोग भी यही खाएंगे, तो दैट इज़ मेरा बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेशन और ये दोनों सेम है बट अलग है। यहाँ पे एक ग्रुप डिसाइड करा, ये देखिए, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर कमोडिटीज इंक्रीज। मतलब जैसे अगर हम क्या बोलते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे पहले लेज़र पहले कोई दूसरा चिप्स खा रहे थे, दूसरा मतलब तो दूसरा बोले तो चीटोस खा रहे थे, हाँ जो भी अंकल चिप्स चीटोस जो बोल लीजिए आप बोल नाचोस वो भी लिख दे क्या, चलो ठीक है वो भी लिख देते नाचोस। तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग बोल रहे हैं सर ये वाला ग्रीन फ्लेवर लेस खाने से हम लोग को बहुत एनर्जी मिलता है, मतलब पेट भर जाता है हम लोग का, स्टमक फिल हो जाता है, क्या वो तो 5 रुपये वाला, 20 रुपये वाला ले लीजिए, तो इससे पेट भर जाता है हम लोग का, ठीक है। तो वही हमको लग रहा है कि हम क्या करें, हम रुक जाए क्या, हम चलिए ठीक है हम रुक जाते हैं फिर, लेकिन टेस्ट तो हम पक्का लेके रहेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझ में आया कि फिर से बताएं?
चलिए एक बार है ना क्विक समरी करते हैं तीनों का। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आप अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपका फ्रेंड आईफोन, उससे बेटर वर्जन हाँ एग्जैक्टली, अगर वो आईफोन 15 प्रो ले रहा है, मॉडल वही लेगा, मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, मॉडल वही है, लेकिन बस वर्जन उसका थोड़ा अपग्रेडेड एडवांस वर्जन लेगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा। हाँ, बस। फिर है बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, उसको एक प्रोडक्ट मतलब उसको बहुत, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि आपका एक फ्रेंड है, आपको बता रहा है उसका वो प्रोडक्ट का यूज़फुलनेस बता रहा है कि अगर क्या बोलते हैं, चलो ठीक है ये वाला इससे खाने से है ना आपका क्या होगा, आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, ये वाला प्रोटीन शेक पीने से। तो क्या जितने आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, आप वो सारे के सारे वो प्रोटीन शेक खरीद लीजिएगा ताकि आपका स्टैमिना बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा, ये जो प्रोटीन शेक का डिमांड है, डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक स्नूप इफेक्ट में ये होता है कि जो हायर क्लास पीपल है, इसको हम हायर क्लास ही बोलते हैं, या हैव नॉट्स या हैव्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर हैव्स को लगता है कि हैव नॉट्स के पास भी वो सेम चीज पावर आ गया है गुड्स परचेज करने का, ठीक है, गुड्स परचेज करने का, तो जो इनका डिमांड होता है, डिमांड फॉर हैव्स, वो गिर जाता है। किस में गिरता है, स्नोब इफेक्ट में गिरता है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए, जैसे अगर नीता मानी जी लोग को लग रहा है, हायर क्लास जो लोग बिजनेस क्लास पीपल है, उनको लग रहा है कि हैव नॉट्स के पास भी पावर आ गया है डायमंड खरीदने के पास, अगर वो भी क्या बोलते हैं 10 लाख का हीरा पहन के घूम रही है, तो मैं भी 10 लाख का हीरा पहन के क्यों घूमूंगी, मैं तो कुछ दूसरा ही खरीदूंगी फिर, अलग ही प्रीशियस स्टोन। अब जो भी होगा हम कैसे बताएं, हम तो पहनते नहीं, हम तो नॉर्मली धागा पहनते हैं, देख लीजिए प्लेन सा घड़ी पहनते हैं, हम क्या ही पहनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है स्नोब इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर उसका दूसरा एग्जांपल दें हम, जिसका था कि गोल्ड। इसका एक वर्ड आप बताए थे यूनिक। क्या क्या बताए थे, यूनिक बुटीक, यूनिक यूनिक। यूनिक, हाँ। तो यही है ना, जैसे क्या बोलते हैं यूनिक प्रोडक्ट, जैसे गोल्ड, सपोज कीजिए जो हैव्स लोग हैं वो गोल्ड परचेज कर रहा है, लेकिन फिर दिवाली में अक्षय तृतीया में जो होता है ना, अक्षय तृतीया सुने हैं आप लोग, तो इसमें हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो सपोज कीजिए हैव नॉट्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं, तो अब हैव्स क्या बोलेगा कि भैया ये भी खरीद रहा है तो हम गोल्ड खरीदेंगे नहीं, हम गोल्ड खरीदेंगे नहीं, अब हम डायरेक्टली डायमंड खरीदेंगे। तो गोल्ड का डिमांड क्या होगा फॉर हैव्स, घट जाएगा। बहुत सही, ठीक है। चल ना ये तीनों इफेक्ट, अब बताइए पक्का। तो ये तो हो गया। अब फिर है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ये वाला भी है यहाँ पे, ये भी हम लिख लेते हैं अदर थिंग्स। सर डेमोंस्ट्रेशन के टाइम में कोई डिमांड में कोई कुछ हाँ नहीं कैसे नहीं होगा, होगा, एकदम होगा, डिमांड कैसे नहीं तो होगा। आईफोन 15 प्रो हाँ तो वो आईफोन उसका आईफोन का बढ़ 15 जाएगा। बढ़ेगा, हाँ आईफोन 15 का ही बढ़ेगा ना, 15 मॉडल का ही बढ़ेगा। आईफोन जो कंपनी वो ब्रांड है उसी का डिमांड बढ़ेगा। अगर जैसे क्या बोलते हैं वो, जैसे सपोज कीजिए आप, मेरा फ्रेंड अभी कल को क्या बोलते हैं कार खरीदेगा, कोई भी कार खरीदा, तो उसको देखते देखते मेरा भी क्या बोलते हैं मन करेगा कि अरे वो कार खरीदे तो हम भी कार खरीदेंगे, ठीक है। तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा फिर मेरा, ठीक है, ऐसा। तो फिर मेरा अगर कोई मेरा फ्रेंड है, मतलब वो हमको देखा कार परचेज करते हो, तो फिर उसका तो वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड बढ़ते जाएगा दूसरा लोग, ठीक है। वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन। अब यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका मतलब सिटेरियस पैरेंट्स, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस, एक्सपेक्ट कि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा इन फ्यूचर, प्रोडक्ट्स प्राइस विल इंक्रीज
फ्यूचर, तो अभी करंट में डिमांड क्या करेगा, वो कम कर देगा कि बढ़ाएगा? क्या सोचिए, हम ये बोल रहे हैं कि अगर अज्यूम कीजिए कंज्यूमर को लगता है, जैसे आप एक कंज्यूमर है, आपको लगता है, बोलने दीजिए, आप कर लिया, आप जो क्लास, बेचारे ये लोग एक भी क्लास नहीं की, तो थोड़े इन पे दया दिखा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे बाई चांस आप लोग को एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है, एक फ़ोन खरीदना है, तो आप लोग को लगता है कि चलिए सर अभी तो मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपना फ़ोन लेने का प्लान होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप लोग को कहीं से पता चलता है कि अभी जो बजट आएगा उसमें सारा फ़ोन 28% बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है, उसमें टैक्स लगना शुरू हो रहा है। तो आपका क्या होगा, ये सिर्फ न्यूज़ है, ये रियलिटी में नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा फिर? फ़ोन खरीदिएगा, फ़ोन अभी ले लीजिएगा, भले कहीं से लोन ले लीजिएगा, बोलिएगा सर हम 10% पर्सनल लोन पे क्या बोलते हैं पैसा उठा लेंगे, यहाँ पे 28% देने से अच्छा हम 10% पे ही देंगे, ठीक है? तो मतलब करंट में आपका डिमांड बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ोन का प्राइस आगे चल के बढ़ जाएगा। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if consumers expect that product price will increase in future, so current demand will increase, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, ठीक है? डन। यहाँ पे अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, बाकी ये सेम चीज़ है। अगर कंज्यूमर, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा आप लोगों को याद होगा, आपको पता है, आप क्लास किए हुए, हम बताए हैं हम आपको, ऑनियन का प्राइस, मतलब कुछ साल पहले 2018-2019 में ऑनियन का प्राइस 250 रुपये तक हो गया था, पहुंच गया था पर केजी, ठीक है? तो वहाँ पे लोग बोलते थे, मतलब हम कोलकाता में रहते थे, तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि क्या बोलते हैं, प्याज में चिकन डालें, मतलब प्याज में चिकन डालें या चिकन में प्याज डालें, ठीक है? ऐसा था, ठीक है? आपका क्या बोलते हैं, चिकन का भी प्राइस 1 केजी का 250 और प्याज का भी प्राइस 250, तो इसमें कन्फ्यूज रहा था कि क्या करें। तो इसीलिए अगर सपोज कीजिए कंज्यूमर को लग रहा है कि अगर मेरा ऑनियन का प्राइस कल को इंक्रीज़ हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम आज ही क्या बोलते खरीद लेंगे, तो आज के आज मेरा ऑनियन का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? कोई नहीं, उड़ जाइए, हो गया आपका रोल शुरू, अब उड़ जाइए, अब आपका रोल शुरू, चलिए ठीक है? लिख लीजिए। हो गया? चलिए, अब है अदर फैक्टर्स में साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी आ जाता है। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन हाईली मतलब इफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन हाई होगा तो उसका बेसिक डिमांड क्या होगा, बेसिक डिमांड भी हाई होगा। वो तो चलो ठीक है, गुड्स का अलग अलग होता है, लेकिन जो बेसिक डिमांड है वो भी हाई होगा, ठीक है? अगर पॉपुलेशन हाई होगा तो बेसिक डिमांड वो इकोनॉमी का वो भी हाई होगा, ठीक है? फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब मान के चलिए जैसे धनबाद में, ठीक है, मतलब हम 2 सिटीज़ का बताते हैं, एक मुंबई और एक धनबाद। तो मुंबई में क्या है, मुंबई में यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और धनबाद में ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब मान के चलिए अगर मुंबई में यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा? क्या छड़ी का होगा, स्टिक, ग्लासेस, इसका डिमांड ज़्यादा होगा? ग्लासेस मतलब क्या, वो पावर वाला पूरा एकदम होता है ना? नहीं, वो यहाँ पे होगा धनबाद में, क्योंकि यहाँ पे ओल्डर सेक्शंस ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर यंगर का बोले, यहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स जो भी यहाँ पे, मतलब नाइकी के प्रोडक्ट्स, मतलब सोच पे कोई रोक नहीं है, कुछ भी सोच पे कोई रोक नहीं, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, यंगर पॉपुलेशन वाले, ठीक है? तो ये है।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी मेरा हाईली इफेक्ट करता है कि मेरा डिमांड क्या होगा। अगर यंगर ग्रुप्स है, जैसे अगर क्या बोलते हैं, मान के चलिए कोई प्लेस में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, टॉय मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, तो टॉयज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, बेबी फूड ज़्यादा डिमांड होगा, टॉफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट डिमांड के लिए। अगर सपोज कीजिए, जैसे अगर आप अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में मतलब जन्म लिए होते हैं, मतलब इंडिया में नहीं लेके आप साउथ सुडान में लिए होते हैं, साउथ सुडान, ठीक है, तो साउथ सुडान में मतलब यहाँ पे है ना आपका बाइंग कैपेसिटी नहीं, चलिए सॉरी साउथ सुडान वो हो गया, अलग ही लेते हैं, वेनेजुएला का एग्जांपल लेते हैं। वेनेजुएला भी एक कंट्री है, ठीक है, पता है खूब पता है उसको, हर चीज़ पता है उसको, इतना पता है ना। बहुत ही बढ़िया। सर यूपीएससी कर रहे हैं क्या? क्या? नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर इंडिया में, अगर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे आप 1 kg टमाटर कितना पे कर सकते हैं? 40 to 50 रुपीज़ ही लगता है आपका टमाटर, टोमेटोज। लेकिन अगर हम 2019 में बताएं, वेनेजुएला का करेंसी जैसे हम लोग का रुपीज़ होता है, वहाँ पे उसको बॉलीवर्स बोलते हैं, बॉलीवर्स, ठीक है, बॉलीवर्स उसका करेंसी का नाम है। तो 2019 में ये सेम वेनेजुएला का जो 1 kg टमाटर है, इसका 1 मिलियन बॉलीवर्स हो गया था। 1 मिलियन बॉलीवर देना पड़ता था, तो मतलब 10 लाख बॉलीवर, तब जाके आपको 1 kg टमाटर मिलेगा। मतलब आप एक मतलब 40 से 50 रुपये आप लेके चले जाइए यहाँ पे, इसका मतलब आप यहाँ पे बिलियनियर है। और अगर आपके पास 20,000 रुपया है तो मतलब आप यहाँ पे वेनेजुएला कंट्री में आप टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में आइएगा। मतलब होता है ना, इतना पैसा है आपके पास, ऐसा इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट था वहाँ पे। यस, बहुत सही, पता है, मतलब न्यूज़ अच्छा देखते हैं, मतलब धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है कौन क्लियर करने वाला है, ठीक है। बेट करेंगे हम फिर धीरे से, कोई नहीं, अभी नहीं, हम चैप्टर 8 चैप्टर 9 ख़त्म होते हैं, हम डिसाइड कर लेंगे कौन मेरा बैग से निकाल रहा है पेपर, ठीक है। हम बस हम उस पर बेट लगा सकते हैं। चैप्टर 8 चैप्टर 9 में आपको हम बता देंगे कौन निकाल रहा है। इकोनॉमिक्स में उसका हर्डल नहीं बनेगा, इकोनॉमिक्स उसका कोई हर्डल नहीं बनेगा, बाकी हमको बाकी लोग से लेना पड़ेगा क्या उसका है टेस्ट वगैरह का। उसके बाद फिर हम बैठ होके मेरा कंप्लीशन हम बता देंगे किसका पेपर निकल रहा है, ठीक है। चलिए, तो वैसे मेहनत कीजिए आप लोग, ताकि नाम आए आप लोग का लिस्ट में। जैसे एक में सिर्फ हम एक में शॉर्ट है, इनको उसी टाइम बोल दिए थे, याद है, हम तो इनको स्टार्टिंग में बोल दिए थे। चलिए, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। तो हायर द नेशनल इनकम, देखिए ये सब हम बोल रहे हैं आप लोग का मोराल बूस्ट करने के लिए, डाउन नहीं कर रहे आप लोग का, ताकि आप लोग मेहनत कीजिए। डाउन हो गए, ये बूस्ट करने के लिए हम बोले आप लोग को, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे अभी तो आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको क्या लग रहा है बिना मेहनत के कोई भी रिजल्ट आ जाता है? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मेहनत कीजिए। चलिए, तो हायर द नेशनल इनकम, हायर विल बी द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस। जब भी आप कहीं पे भी गुड्स एंड सर्विसेज देखिएगा वो नॉर्मल ही होगा, वो इन्फीरियर, वो एसेंशियल गुड्स नहीं होगा, सब जगह नॉर्मल गुड्स होगा। सिर्फ जब हम इनकम का क्लासीफाई करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो उसका हम 3 गुड्स में क्लासीफाई करते हैं, और बाकी सारे में हम नॉर्मल गुड्स ही मान के चलेंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला। इनकम में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सिर्फ इनकम में 3 गुड्स में क्लासीफाई करते हैं, बाकी सब में नॉर्मल गुड्स है। चलिए, तो यहाँ पे द वेल्थ ऑफ अ कंट्री may be unevenly distributed so that there are a very few rich people while the majority is very poor। जैसे अगर आप बोलिएगा यहाँ पे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे हैव्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा और हैव नॉट्स के पास बहुत कम पैसा है, लेकिन अपनी गवर्नमेंट ऐसी है कि अपनी गवर्नमेंट बोलती है कि हम इनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं,
कि आप वर्क करो, आप इतने पैसे कमाओ कि आप भी हाउस बन जाओ, ठीक है। जो बाकी सारी कंट्रीज़ में जो ऑब्वियसली नहीं है, जैसे भी बांग्लादेश में तो इंटरनल एग्रेशन होकर रखा है, तो बांग्लादेश में इसका कोई स्कोप नहीं है। थोड़े टाइम पहले श्रीलंका में था, उससे पहले पाकिस्तान में था, ठीक है। अफ़गानिस्तान का तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान टेक ओवर किया है तब से हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वो मतलब तालिबान क्या बोलते हैं, जब एक बार रशिया और उसका देख रहे थे, जब रशिया और यूक्रेन में वॉर होता था, तो तालिबान अपना वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, उसका ये तालिबान का स्टेटमेंट था। मतलब आप लोग कितना समझे नहीं समझे वो क्या, हाँ भाई इसीलिए नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं। मतलब रशिया और यूक्रेन का वॉर में तालिबान बोल रहा था कि वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। ऐसा क्यों बोला वो? क्या आप मेरा समझे नहीं, सरकाज़म जैसा बोले थे, लेकिन आप समझे नहीं आप लोग। क्योंकि जो तालिबान है ना, तालिबान खुद क्या बोलते हैं, आपस में झगड़ा करके क्या बोलते हैं, वो कंट्री को क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान को, जो उसका जो हेड थे, जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट थे, उनको रिमूव किया था, ठीक है। और वहाँ पे हर 17 से 16 साल के बच्चे के पास गन हुआ करता है अभी भी, ठीक है। तो वहाँ का जो लिविंग कंडीशन है बहुत ख़राब है। सेम जो आपका एक क्रिकेटर है बहुत फेमस, क्या नाम है उनका, अफगान, राशिद खान, ये मतलब पूरा प्लीड किए आपका यूएन में, इवन यूएस को किए कि क्या बोलते हैं, तालिबान को मत आने दीजिए, ताकि हमारे कंट्री में पूरा खतरा है, हम कहीं नहीं बचेंगे, लेकिन कुछ से नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ठीक है, अब वो हो गया, वो टाइम पार, अब कुछ बोल नहीं सकते। पता चला उनको ये सब पता चल गया, वो कल को यहीं पे आके बम उड़ा दिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि उन लोग का इससे ही बात होता है। और चलिए, तो अभी पता है इंडिया अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पता है क्या होता है, ये थोड़ा बहुत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब तो क्या है, डेमोक्रेसी भैया, यहाँ पे डेमोक्रेटिक में मतलब डेमोक्रेसी हम बोल दिए, बहुत बढ़िया सर, आप चालाक तो हम आपसे भी ज़्यादा चालाक, डेमोक्रेसी बोल दिया हम, तो डेमोक्रेसी का मतलब स्टेबल गवर्नमेंट, जहाँ पे इक्वालिटी है। आपको लगता है इंडिया में इक्वालिटी है? तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है क्या? नहीं, मेरे को डेमोक्रेसी का मतलब बताइए। आज आप लोग का टेस्ट ले ही लेते हैं सिविक्स का, देखते हैं कितना आप लोग को पता है। हम इसीलिए ये सब पूछते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। जैसे नीति आयोग में आपको पता चलेगा नीति आयोग क्यों हायर हुआ है। ये गवर्नमेंट जो अभी हम बता देंगे आंसर, तो फिर पहले आप लोग से पूछें, सुनेंगे हम, उसके बाद बताएंगे। बताइए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। एक बहुत ही अच्छा वर्ड सुने होंगे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। किस में? ऐसा उसकी हिंदी में पढ़े थे मैंने। अच्छा, तो हिंदी में इसको बोलेंगे, सॉरी मतलब थोड़ा हिंदी मेरा मतलब पहले ही बताया है, हिंदी का थोड़ा ट्रांसलेशन मेरा थोड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है। हम आज भी गूगल यूज़ करते हैं कन्वर्टर, ठीक है, करने के लिए। चलिए, तो ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए, अगर कोई भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, ताकि वो अपने कंट्री का क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। किसी भी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वेलफेयर करना, ठीक है। कहीं पे भी आप बोल लीजिए, चलिए ठीक है सर, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म यूएस में है, आपको फिर भी समझाए थे हम, इवन इफ कैपिटलिज्म है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म में है क्या? प्योर फॉर्म में नहीं। दिस इज़ इंटरलिंक, ठीक है, ये इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक करके पढ़ते हैं,
ऐसे पढ़ते हैं। दुबई दुबई में तो टैक्सेस ही नहीं है, सोशलिज्म है वो, लेकिन वो प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है, वहाँ भी कहीं ना कहीं मिक्स है उसमें भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दुबई में आपका एक भी टैक्सेस नहीं लगता है, इसीलिए सभी लोग यहाँ इंडिया से जाके वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। आप इतना क्या बोलते हैं, मतलब इतना मेरा दोस्त लोग वहाँ पे दुबई में काम कर रहा है कि सब लोग बुलाते हैं, बोलते हैं अभी भी आ जाओ, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ चाहिए 12,000 प्लस 3,000, 12,000 टिकट का, 3,000 आपको वीज़ा का। 10 में चलिए ठीक है, किसी दिन 10 में आपको मतलब ठीक है, 2-2.5 घंटा, 2 से ढाई घंटा लगता है बस जाने में, आराम से आपका सेटअप हो जाएगा वहाँ। फ्लाइट से मुंबई दिल्ली, दिल्ली से 3 घंटा, और ऑब्वियसली क्योंकि बोट में जाइएगा तो थोड़ा वो हो जाता है ना। चलिए, फिर है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। अगर मान के चलिए, अगर कंज्यूमर अगर लोन ले पाता है किसी भी चीज़ का, तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर अगर लोन लेता है, सपोज़ अगर हम हाउसिंग लोन हम बैंक में जाके अप्लाई किए, हाउसिंग लोन, घर के लिए लोन, तो अगर हमको लोन मिल जाता है तो हम घर खरीद लेंगे, अगर हमको लोन नहीं मिला तो हम घर कहाँ से खरीद पाएंगे? तो इसीलिए कंज्यूमर क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स, और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या पता अगर इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा है 25%, तो हम थोड़ी खरीदेंगे, इतना थोड़ी हम देंगे हम। और ये पता है, ये कंपाउंडिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं? पढ़े हैं पक्का? क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए, बताइए बताइए। वैल्यू बढ़ते जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो वैल्यू बढ़ता है। जैसे आप मान के चलिए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का बोलें, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी तो वैल्यू बढ़ता है। इसका ये बेसिक डिफरेंस है कि ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्या है ना, ये वाला आपको आगे सर उसमें, वो होता है, मतलब जितना मेरे को एक मंथ में पे करना था, मैं पे नहीं कर पाई, तो उसके बाद वो टोटल पे फिर से वो इंटरेस्ट ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस, जो वही तो प्रीवियस है होता सर, है। वही तो हम तो भी आप बोल शायद रहे बोले हैं। जो नई पेमेंट की, आप वो बोले ना, नहीं, मतलब जो इंटरेस्ट हम नहीं, मतलब जो नहीं पे की है, तो वो नहीं पे कैसे नहीं, वो तो करना पड़ता है, लेकिन वो ईयरली होता है। जैसे अगर हम मान के चलिए, जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल सपोज़ आपका 200 रुपया है, ठीक है, 200 रुपया एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है 200 रुपया में। तो पहला आपको साल में अगर मान के चलिए 3% इंटरेस्ट रेट है दोनों के केस में, तो एस आई में पहला साल में क्या मिलेगा आपको, कितना इंटरेस्ट? छोड़िए यहाँ से नहीं, आप दूसरे उसमें, ये वाला इंटरेस्ट रेट का भी बहुत ही अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसमें पता है, अगर आपको आ गया तो आप बैंक का पूरा लॉजिक समझ जाइएगा कि बैंक वाला कैसे, क्या बोलते हैं, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाता है, क्या करता है। चलिए, कभी गए लोन वगैरह देखने? नहीं, बहुत बढ़िया, अब जाइएगा तो अब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से देखते हैं, 10,000, 10,000 अमाउंट है, 3% इंटरेस्ट, चलिए 3% भी बहुत कम ही है, 8%, ठीक है, ये 10,000 है ये भी, और ये 8% है, ठीक है। अब बताइए इसका पहला साल का इंटरेस्ट क्या आएगा? 800। और इसका पहला इंटरेस्ट पहला साल का क्या बोले? सही बोले, 800 होगा, कैसे नहीं होगा 800? जैसे प्रीवियस ईयर का लगता है हाँ, ना। तो प्रीवियस है तो कुछ सही नहीं, ज़ीरो। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या? इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इस पे आपका 8, सॉरी, 10,000 प्लस 800 इंटू 8%, कितना आ रहा है बताइए?
864 ही है ना शायद, क्या बोल रहा है? 864 नहीं होना चाहिए, कैलकुलेट कीजिए। चलिए छोड़िए, आप लोग नहीं कैलकुलेट कीजिएगा, हमको ही करना पड़ेगा। सॉरी, 864 ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट जोड़े, टोटल इंटरेस्ट, अब बोलिएगा सर अब तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा सा लॉजिक समझा रहे हैं, बस ये समझ जाइए थोड़ा। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को बैंक कैसे वर्क करता है ये पता है। ये क्लास 5 के बच्चों को आता है, ठीक है, 5 में पढ़ाया जाता है ये सब। चलिए, है कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, मेरा कज़न भाई यही कर रहा है, हमको पता है। चलिए, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बताइए हमको, 1600, यहाँ पे 1664। आप जस्ट एज अ रैशनल सोचिए कि अगर इंटरेस्ट लेना रहा, इंटरेस्ट रेट अगर आपको उठाना रहा, तो कौन सा में उठाइएगा, कंपाउंड की सिंपल? सिंपल। लेकिन बैंक वाला आपको सिंपल देगा नहीं, बैंक वाला देगा आपको कंपाउंड। क्या? ये उनका इंटरनल रेगुलेशंस है, वो जो भी कस्टमर को देते हैं वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही देते हैं। लेकिन सब कुछ हाउसिंग वगैरह सब यही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको बताया तो फिर आप बोलेंगे सर एसआई फिर किसको मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है बैंक एम्प्लॉयज़ को, कुछ तो बेनिफिट मिले उन लोग को, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। और ये सेम चीज़ आप जब आगे जाइएगा तो इन्वेस्टमेंट्स में पढ़िएगा, सेम चीज़ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक पेपर है, मतलब इंटरमीडिएट में एक पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें पढ़िएगा ये एसआई सीआई, फिर कैसे आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, बहुत हो गया मैथ्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कंज्यूमर लोन मिल रहा है और दैट टू एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स, तो आपका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब ईजिली आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपको सामान खरीदना है, जैसा मान के चलिए कार ही खरीदना है आपको या घर ही खरीदना है, तो आप इजीली आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको एक तो बैंक लोन दे ही रहा है और रीजनेबल रेट्स मिल रहा है। जैसे अगर हम बोले 25% मिल रहा है आपको, तो 25% थोड़ी लीजिएगा, अगर ये 8% रहा, 9% रहा, चलो 10% भी मान लेंगे, लेकिन 25% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितना आप कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हैं, जितना आप लोन नहीं लिए उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब समझ गया ना, अगर कंज्यूमर को लोन मिलता है तो उसका डिमांड हाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंटरेस्ट रेट का हम लॉजिक बताए, तो इंटरेस्ट रेट कब होगा? जब लो होगा तब डिमांड क्या होगा? हाई होगा कि लो? जब इंटरेस्ट रेट्स मेरा लो है, वेरी गुड, जब इंटरेस्ट रेट लो है तब मेरा डिमांड हाई होगा, तभी ना आप खरीदिएगा, तभी ना आप लीजिएगा। आप बोलिएगा सर मेरा 8% है, हम ठीक है सर जाके ले लेंगे, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट रेट हाई है, जैसे 25 हो गया, 30 हो गया, तो मेरा फिर डिमांड क्या होगा? डिमांड लो, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, अगर जैसे इसका बात बोले, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, तो टैक्सेशन पॉलिसीज़, अगर टैक्सेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट क्या की टैक्सेस बढ़ा दी, तो उससे डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा, हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, तो डिमांड क्या होगा? बहुत बढ़िया, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। इवन आप आगे चल के हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट खर्चे करती है, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही है, तो उससे लोगों का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सोचिए, बोलिए, पक्का?
अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर है मतलब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही है, हाँ तो तो घटेगा। डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। डिमांड बढ़ेगा। सर फिर तो उसको तो वही ना, गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, टैक्स खर्चा करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, मेरा बात सुनिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्चे कर रही है। पैसा उससे हाँ, तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो आपको क्या, आपको सब्सिडीज मिल रहा है, आपके लिए तो ये फायदा है, तो आपका डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया सर? अब आया? चलिए, हाँ, तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट खर्चे कर रही है वो है, ठीक है, तो आपका डिमांड बढ़ेगा, ऐसा। ये सिंपल सा है, बस एक बार है ना, बस पढ़ना है आप लोग को, और जो पॉइंट नहीं समझा वो मेरे को बताइएगा, क्योंकि जितना आपको समझाना था सारा पॉइंट समझा दिया। ठीक है, कोई पॉइंट में डाउट बता दीजिए अभी, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 2 मिनट ले लीजिए, देख लीजिए, जस्ट एज एन ओवरव्यू ले लीजिए। छुट्टी नहीं दी, ब्रेक नहीं दिया है, 2 मिनट देखने बोला है बस, देख के बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा जल्दी बोलिएगा ताकि इनको बहुत ज़्यादा पोर्शन ख़त्म करना है। क्या? कहाँ पे है? अच्छा, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है, देखिए, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है सिंपल, कि अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा होगा, मतलब जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, तो आप जस्ट सोचे देखिए, अगर किसी भी कंट्री का सप्लाई ज़्यादा है तो उसका डिमांड क्या होगा, डिमांड उसमें अवेलेबल उसका हाई होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर क्या बोलते हैं, अगर जीडीपी वहाँ पे होगा ही नहीं, जहाँ पे अगर गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे डिमांड ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, किसी भी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा है, तो उसमें डिमांड हाई होगा, लेकिन अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी कम है, डिमांड कम होगा। अगर जैसे ये जीडीपी का है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आता है, अगर जीडीपी ज़्यादा हुआ तो मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अगर कभी भी प्रोडक्शन होता है उसमें टैक्सेस का कंपोनेंट आता है, क्योंकि कंपनीज है ना, 2 टाइप के टैक्सेस पे करती है, एक कॉर्पोरेट टैक्स, चलो ठीक है, जीएसटी हम पे करते हैं, बट जीएसटी का अगर आप सामान खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट मतलब कंपनीज भी पे करती है जीएसटी, ठीक है। अगर जैसे कोई रॉ मटेरियल से खरीद रही है, जैसे आप मान के चलिए लेज़ जो कंपनी बना रही है, तो उसमें क्या है, ये सामान आलू खरीद रही है, पोटैटोज, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करके अपने फैक्ट्री में ला रही है, तो वो ट्रांसपोर्ट का ई वे बिल जो बनता है, बताए थे ई वे बिल, 50,000, अगर 50,000 से ऊपर है विद इन द स्टेट है तो 2 लाख, अगर आउटसाइड द स्टेट है तो 50,000, ठीक है। तो ये इसके लिए ई वे बिल जरूरी हो जाता है, तो जब आप ऑडिटर बनिएगा, जब जाइएगा तो ये ई वे बिल आप चेक कीजिएगा कि है कि नहीं, अगर सही में, अगर ट्रक का क्या बोलते हैं गुड्स है, ट्रक का बिजनेस है, तो ये ई वे बिल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, तो बोलेगा सर हमारा ट्रक का बिजनेस है, लेकिन हम जो गुड्स भेजते हैं, जो सामान भेजते हैं, वो 40,000 से कभी ऊपर होता ही नहीं है, तो उसके लिए ई वे बिल का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ चालान ही काफ़ी है, ठीक है, चालान और एक बिल कॉपी जो गुड्स का जा रहा होता है। कोई नहीं, आप लोग जब बिज़नेस कीजिएगा तब समझ में आएगा आपको, ऐसा क्या ही समझ, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर बताए, अगर यहाँ पे जीडीपी ज़्यादा हुआ, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज़्यादा हो रहा है, तो
तो अगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। अगर हम अभी देखे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ये नहीं समझ आया? चलिए बढ़िया। और कुछ? जल्दी जल्दी, 2 मिनट है, मतलब 1 मिनट है आपके पास, उसके बाद डिमांड फंक्शन देखेंगे। हो गया? चलिए अभी 1 मिनट हुआ नहीं है। हो गया? चलिए, तो अब डिमांड फंक्शन देखते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड ऑल इट्स डिटर्मिनेंट्स। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले क्यू एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, तो अगर हम ये क्यू एक्स बोले विच इज़ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट एक्स, इसका फंक्शन हो जाएगा एफ एस फंक्शन, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, साइज एंड पॉपुलेशन, फिर इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट, सारे डिटर्मिनेंट्स जो आते हैं एन, सारे, उसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बताइए क्या समझ में नहीं आया इसमें? सभी का चेहरा उतरा हुआ, क्या नहीं समझ में आया? आगे पक्का? बहुत बढ़िया सर। क्या क्यू एक्स है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एक्स, प्रोडक्ट एक्स, एफ फंक्शन, एफ शोज अ फंक्शन। क्या फंक्शन मतलब एक टाइप का रिलेशनशिप। जैसे अगर हम बोले ये टाइप का आप ऐड कर रहे हैं, फंक्शन है मतलब इसको आप सबको सम आप ऐड कर रहे हैं ताकि आपको पता चला क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट एक्स कितना है। सारे फैक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जैसे अगर प्राइस ऑफ एक्स ये है तो प्राइस ऑफ वाई क्या होगा जिससे मेरा डिमांड इफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर इनकम, मेरा इनकम कितना है जिससे मेरा डिमांड इफेक्ट होगा। कोई है ऐसे जिनको, तो इसीलिए अपना अगर वो पैशन है वो पैशन को रिकॉग्नाइज कीजिए। चलिए इसीलिए हम पूछे पहले ही कौन मजबूरी में यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही जन, बाकी सब ठीक है, बाकी सब लोग को पढ़ना ही है, सीए बनना है, सर पैसे कमाने, पैसे छापने, छापिए पैसे, चलिए छापते हैं पैसे। चलिए लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है क्या हो गया? तो लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal, when the price of good rises, the quantity demanded of the good will fall. So this shows an inverse relationship between price and quantity demanded. और ये important word ceteris paribus, ये सभी जगह होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये सिंपल वही है, लॉ एंड डिमांड का डायग्राम भी वही है। हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम आप टेंशन मत लीजिए, हम करके जाएंगे। क्या टेस्ट है? तो आप लोग पढ़िएगा ना? हाँ सर, कल मंडे को ट्यूसडे को, मंडे को लॉ का है 3 तो ये भी तो 3 यूनिट का है, वही तो आपसे बता, तो इसीलिए तो आप लोग के पास 4 दिन है, 4 दिन। कोई 4 दिन 5 दिन नहीं, क्योंकि हम लोग तो लॉ का भी तो करना है ना। अच्छा लॉ का
अच्छा चलिए ठीक है, जाइए आप लोग को बख्श दिया, अब सैटरडे को ही लेंगे टेस्ट। चलिए अगला सैटरडे ना। आने वाला सैटरडे, आज तो सैटरडे, हाँ आज तो सैटरडे। अगला तो, आज तो सैटरडे चला ही गया, अगला सैटरडे क्या होता है, अभी कमिंग सैटरडे। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग का भी दर्द हम समझ गए, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लॉ दे दीजिए पहले। इसीलिए आइए लॉ देखते हैं, ये जो लॉ जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइन किया है, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज़ ऑफर्ड। ये सिंपल कुछ नहीं है, ये बस डिमांड का प्रॉपर मीनिंग है। जैसे यही वाला डायग्राम अगर हम आप लोग को बताएं, अगर मेरा यहाँ पे डिमांड 10 है, बस सॉरी मेरा प्राइस 10 रुपया है तो डिमांड 10 है, अगर मेरा डिमांड बढ़ गया 12 रुपया हो गया तो क्या होगा प्राइस, प्राइस क्या होगा, बहुत बढ़िया, प्राइस कम होगा। कोई नहीं बोल रहा है, मतलब समझ में आया नहीं है, बस एक ही जन बोल रहे हैं, सुने ही नहीं। और अगर डिमांड कम हो गया तो क्या होगा प्राइस, सॉरी प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। डिमांड प्राइस बहुत सही, बहुत सही, यही आप लोग अभी भी क्या बोलते कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं डिमांड और प्राइस और डिमांड में। ये होता है मेरा इन्वर्स रिलेशन, P इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिमांड। हो गया। चलिए तो यहाँ पे एक डिमांड शेड्यूल, फिर आपका डिमांड कर, ये सारी चीज़ें आपका तो क्या सब लिख लिया ना, अब थोड़ा फिर से लिख लीजिए, कॉपी में लिखा है, कॉपी लाया है नहीं, जय कॉपी लिखे ही पहले, लिखे सारा, मैं तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सारा, चलिए कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया, इनका तो लिखा हुआ है, ये लिखिए, चलिए आप लोग भी लिख लीजिए, डिमांड शेड्यूल, सब लिखा हुआ है। डिमांड शेड्यूल इज अ क्या, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया, झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो आप, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ change in quantity demanded due to change in price at a given period of time। ठीक है, क्या हो गया, आप बस फ़ोन चलाइए, बुक नहीं पढ़ सकते हैं, फ़ोन बंद कीजिए, बुक पढ़िए, तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं, बोले आपको लिख लीजिए, तो सर लिखा है तो देखिए, नोट्स ही पढ़िए कम से कम, हम पहले सारा एक साथ लिखा देते हैं, उसके बाद आपका लिखा हुआ है सर, लिख लिया आप, लिखा हुआ है आपका, अच्छा आप समझ जा रहे हैं ना बुक सर, चलिए कोई नहीं, पढ़िए, डिमांड कर्व इज अ टेबल कहाँ है, ग्राफ कहाँ है, टेबल कहाँ, ग्राफ कहाँ है, डिमांड शेड्यूल, हाँ डिमांड शेड्यूल का तो डिमांड बहुत ही बढ़िया, यही बनाया है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ ये है, फिर इसका अलग अलग 3 पार्ट है, उसका डायग्राम बना सकते हैं। of change in quantity demanded due to change in the price at a given period of time। लिखे क्या क्या, अच्छा बोल के लिखवा देते हैं, अच्छा ऐसे नहीं सुनना आ रहा आपको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए ताकि आप लोग को मतलब जैसे मेरे लिए, आप
आप लोग तो अभी क्या बोलते हैं वेवलेंथ पे आ गए थे सर, कहाँ है प्रूफ दिखाइए। हम ये बोल दिया भाई आप लोग को कि अब तो पढ़ाए हैं, लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे, कोई ना कोई बोलेगा ना, देखिए वो बोलेंगे, आरती जी बोलेंगी फिर। सर बोले तो हमारे टाइम में यही झूठ बोल नहीं, हम खाली पूछे कि कब पढ़ाए हैं ये नेट अभी बोल रही सर। हमारा डिफिकल्ट था, नेट पढ़ाए हैं हमको पता है इसीलिए तो। वो अलग बात है। अब पहला लिखिए डिमांड शेड्यूल, हो गया हो गया पूरा। अब इंडिविजुअल डिमांड हम बता देना मार्केट शेड्यूल, क्या बोले, क्या बोले 12 इंडिविजुअल डिमांड इसका पार्ट था क्या लिखा है आप? क्या, डिमांड शेड्यूल हाँ डिमांड शेड्यूल है। क्यों मार्केट शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल से पहले मार्केट से पहले इंडिविजुअल लिखिए। इसका भी तो 3 पार्ट था। किसका 3 पार्ट था? इंडिविजुअल डिमांड कर मार्केट डिमांड करवा रहे हैं हम, करवा रहे हैं, आप रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए। हम मार्केट कर करवा रहे थे, अब मार्केट कर आप करवाने नहीं दिए, बोले सर पहले इंडिविजुअल करवाइए, चलिए इंडिविजुअल ही करवाए। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो इंडिविजुअल डिमांड वो सब है ना सर, वो आगे पीछे पूरा है, हम एक साथ करवा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए पहले हम सब लिखवा रहे हैं, टेबल बनवाएंगे, ग्राफ बनवाएंगे, उसके बाद फिर हम बुक में दिखाएंगे। उससे आपका 4 पेज ऐसे ही कवर, 4 पेज हो गया आपका, ठीक है, 4 से 5 पेज ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए हम 22 का वो दिए थे। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, लेकिन अब पूरा चैप्टर ही करवाएंगे, पूरा यूनिट। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ अ tabular representation, tabular representation of change in quantity demanded due to change in price by a household or an individual at a given period of time. मैंने लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो कर्व है मैडम, वो कर्व है, शेड्यूल इज टैबुलर। ये देखिए क्या ऊपर करे बताइए, हो गया, ठीक है, हो गया, लिख लिया आप, सही में लिख रहे हैं आप, और चलिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, अब डिमांड कर, टोटल 6 है, सारे बनाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर इज़ अ ग्राफिकल, यहाँ पे ग्राफिकल, अब हम यहाँ पे बोले, यहाँ से हम इसको उठा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस बाय हाउस होल्ड और इंडिविजुअल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये लिख लीजिए, ठीक है। सारा बस ऊपर से पूरा कॉपी पेस्ट, मेरे जैसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बोलिएगा सर फिर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा दिए, हम लोग को पता ही नहीं क्या है अरे तो क्या। मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको मेरे से, है ना, मेरा पढ़ाया हुआ सर हम भी बताएंगे। क्या उल्टा उल्टा करवा रहे हैं? हम उल्टा पुल्टा करवाया, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा नहीं लिखिए। आप लिखे ये हैं, सीधा है हमारे कुछ टाइम पढ़ाने का कुछ और होगा चलो। आप सोचिए ना, मतलब देखिए पहला लिखा है डिमांड शेड्यूल, उसमें फिर क्या उसका ऊपर दो नीचे पार्ट लिखा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट क्या है भाई तो ऊपर नीचे की फाइल हो गया होगा। अभी तुम दूसरा नया तरीके से पढ़ो ना, कॉन्सेप्ट को ना पढ़ो। कॉन्सेप्ट में बताया कि हम सिर्फ लिखा रहे हैं, हम तो कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ अभी पढ़ाई, अभी लिखा ही रहे हैं, हम पढ़ाए हम बताइए, अभी तो हम बस लिखा रहे हैं, मेरे लोग को बस लिखिए आप लोग। सबर करो। चलिए चलिए हो गया। अब दूसरा मार्केट मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ अ tabular representation
tabular representation of change in quantity demanded. क्या? चलिए ठीक है, थोड़ा इनका भी पॉइंट ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी गुस्सा हो जाएंगे. By all the by all the buyers or households or individuals. बताइए. at dif- at different prices लिखाए थे. other factors constant. अरे तो ये लिखा रही थी. 2 मिनट हो गई. 2 मिनट बस ऐसे एक लाइन ऐसे कर दीजिए, बस एक लाइन वैसा. अब जो हम यहाँ लिखा रहे हैं वो लिखिए, ठीक है. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. हाँ ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस by all the buyers or individuals or households at a given period of time. डेफिनेशन चेंज नहीं किए हम, वही डेफिनेशन है. थोड़ा सा accent बस क्या बोलते हैं ना, जो एक्सेंट है वो बस बदले, बस प्लेस बदले हम. यहाँ से देखिए, जब ऑल द बायर्स की जगह से पहले ड्यू टू चेंज इन प्राइस की जगह हम ऑल द बायर्स घुसा दिया. फिर इसके बाद से हम ड्यू टू चेंज इन प्राइस लिख दिया. सेम ही है. और फिर आपका मार्केट डिमांड कर्व में हो जाएगा आपका इज अ ग्राफिकल. तो ग्राफिकल के बाद पूरा रिप्रेजेंटेशन से लिख लीजिए. यहाँ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज इन प्राइस बाय ऑल द बायर्स और इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. हो गया. देखिए हो गया. चलिए तो आगे चलते हैं. अब जैसे यहाँ पे हम डिमांड शेड्यूल बताएं, तो अब थोड़ा जो हम लास्ट क्लास में बताए थोड़ा वो भी बता देते हैं, नहीं तो थोड़ा साक्षी जी गुस्सा हो जाएंगे मेरे से. ठीक है, इसीलिए अब ये भी देख लीजिए थोड़ा. जैसे अगर हम डिमांड शेड्यूल का बात करें तो यहाँ पे हम 2 टाइप का देखेंगे. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल. अगर हम डिमांड कर्व का बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम 2 इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड.
ठीक है, चलिए। तो अब ये दोनों का तो, ये सारों का हम तो वो समझ लिए। इसमें कुछ नहीं है, मतलब डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, जो मेरा डिमांड होता है ना, उसको हम टेबल के फॉर्मेट में दिखाते हैं, टेबल के फॉर्मेट में। अभी टेबल वगैरह भी बनवाएंगे आपसे, ठीक है, टेबल वगैरह भी दिखाएंगे बना के आप लोगों को। और जो आपका ये है डिमांड कर्व है, ये ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ग्राफ जो बताया मैंने आपको, इनवर्स रिलेशन जो बनता है वो अभी दिखा रहा है। तो ये जो टेबल बनेगा ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बनेगा और पूरा ओवरऑल भी बनेगा। और सेम जो अगर ग्राफ बना रहे हैं तो वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी बनेगा और ये ओवरऑल लेवल मार्केट लेवल पे भी बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए, इंसर्ट टेबल, मेरे पास तो ये बेनिफिट है, हम ये कर सकते हैं। नहीं, क्यों लेना है, क्यों लेना है, ज़रूरत नहीं है, मत लेना। कहाँ है, क्यों, अब जो लेना ले लेता हूँ, कर लो, ठीक है, देखो मत ले यार, क्या ही लेगा उसको। चल ठीक है, ठीक है, हम अभी हम क्लास में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अब टेबल भी देखते हैं, ठीक है, टेबल का रिप्रेजेंट करवाते हैं। यहाँ पे डिमांड, ये टेबल है, ठीक है, ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हम लोग देख रहा है यहाँ पे डिमांड, और दूसरा है प्राइस, टेबल के फॉर्मेट में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका 10 10, फिर अगर ये बढ़ के 12 हो रहा है तो आपका प्राइस क्या हो, मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया, एक मिनट में उल्टा कर दिया। हाँ ठीक है, इंसान से ही गलती हो जाता है, क्या कर रहे हैं, भी इंसान ही है। 100 ले लेना, 180 60। जो आपको एग्जांपल दिए जरूरी है वही एग्जांपल, हम दूसरा देंगे, हम दूसरा एग्जांपल देंगे, याद नहीं किया वो देख के बोल रही हैं अभी। चलिए, इसीलिए होता है, मतलब लास्ट बैच को ये दूसरा बैच में, न्यू बैच में नहीं लेना चाहिए। हाँ तो 0.2 लीजिए। चलिए, तो डिमांड क्या होगा बताइए, मेरा डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा, अगर मेरा प्राइस बढ़ गया कम होगा, और अगर मेरा प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो है आपका इंडिविजुअल लेवल। तो डिमांड, चलो ठीक है, डिमांड सिर्फ डिमांड ही लिखो, लेकिन अगर हम ये मार्केट डिमांड शेड्यूल देखें तो यहाँ पे प्राइस, प्राइस है, फिर डिमांड बाय ए, डिमांड बाय बी, और टोटल डिमांड, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे प्राइस 10 रुपये है तो इसका डिमांड 10 है, इसका डिमांड 20 है, तो टोटल क्या आएगा, 30। अगर इसका सपोज़ कीजिए इसका बढ़ के 15 हो गया
तो इसका डिमांड मतलब डिमांड क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? कम कम हो जाएगा। तो अज्यूम करते हैं इसका 5 हो गया, इसका 15 हो गया, तो कितना होगा? 35 कहाँ से होगा भैया? 25। वाह, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 25 30 मतलब पता नहीं, मतलब क्या मैच कर रहे हैं आप लोग। 25 भी नहीं है, 35 बोला। 25 नहीं, ये 25 बोल रही है, वो 35 बोले, 25 बोल रहे हैं। भैया मतलब ये वाला मैच भी नहीं आ रहा है आप लोग को। अब ये सपोज प्राइस घट के 5 हो गया, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, मतलब वो बोलेगा बढ़ जाएगा। तो सपोज कीजिए 15 हो गया और ये 30 हो गया, अब क्या होगा? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, ठीक है। तो टोटल ऐड तो किए क्या? 15 15? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, वो नहीं होता है। तो ये है आपका नॉर्मल, मतलब ये तो है एक इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन ये जो है ये आपका क्या है? मार्केट लेवल पे, टोटल ओवरऑल लेवल। ठीक है, अगर इसको चाहे तो बना लीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बना लीजिए। क्या हो गया? ठीक है, हो गया। चलिए, अब डिमांड कर्व का देखते हैं। ठीक है, डिमांड कर्व का भी देख लेते हैं थोड़ा। अभी क्या है, अभी हम लोग सिर्फ एक लेवल पे देखेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, छोटा ही बनाते हैं। प्राइस, डिमांड, अगर ये है 10 10, अगर सपोज कीजिए मेरा ये बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगा? बहुत ही, डिमांड मेरा कम हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा अगर ये 12 हो गया, तो ये मेरा हो गया 8। अगर ये मेरा प्राइस ही कम हो गया, तो डिमांड क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। तो जैसे ये हो गया मेरा 12। तो ये जो रिलेशन दिखाता है, ये कौन सा रिलेशन दिखाता है? बहुत ही सही। दिस शोज इनवर्स रिलेशन। और ये किसके पर्सपेक्टिव से है? इंडिविजुअल या मार्केट? इंडिविजुअल लेवल या मार्केट लेवल? इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट लेवल। तो जो मार्केट लेवल का होगा, वो जो फिगर हम कंसिडर करेंगे
वो हम ये करेंगे, ठीक है। एक तो ये प्राइस और दूसरा ये डिमांड, ठीक है। हेलो, कहाँ मैंने ठंडा दूध दे देंगे, निकलेगा ना नहीं तो पहले तक मैं चला ठंडा हम क्लासरूम में। हाँ हाँ ठीक, हाँ 316733। किसका है ये? सिंपल सिंपल है क्या ये पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया, वो सिंपल से पेमेंट हो गया। अरे वो एप्लीकेशन है, वो सिंपल मतलब वो क्रेडिट देता है 15 दिन का फ्री में, तो भाई उससे पेमेंट हुआ। ठीक है चलो तो इसका बताइए, जैसे अगर हम यहाँ पे प्राइस लिखे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिमांड फॉर, डिमांड बाय, बहुत बढ़िया। तो इसका वैल्यू बताइए, 10 है तो इसका क्या है? 30, ठीक है। और अगर ये प्राइस बढ़ के 15 हो रहा है तो फिर क्या होगा? 35, 20। सर ये देखिए ना, 15 हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 20। 15 हो रहा है तो ये 20। और अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ के हो रहा है मेरा 45, 45। तो ये भी एक टाइप का मेरा इन्वर्स रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो सर मेरी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये थोड़ा मैच होगा, ठीक है। ये मैच हुआ नहीं लेकिन मैच कर लीजिएगा, मैच होता ही। चलिए, तो दिस इज़ ऑल्सो इन्वर्स रिलेशन, लेकिन ये किसका है? ये पूरे मार्केट का है। अगर आप चाहो तो ये इसका भी इंडिविजुअली आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर ये बढ़ा, ये 10 है, फिर ये 15 हुआ तो ये 5 हो गया, फिर ये 5 हुआ तो ये 15 हो गया। ये हो गया डिमांड बाय ए, डिमांड बाय ए। फिर दूसरा हम डिमांड बाय बी भी देखेंगे। तो जैसे 10 है तो इसका 20 है, 10 20। अगर इसका 15 हुआ तो इसका इसका क्या होगा? इसका कम हो जाएगा, 15 होगा। और इसका 5 हुआ तो फिर ये 30 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डिमांड बाय बी, ठीक है। बस यही है, बना लीजिए। देखिए, तो ये क्या है? अगर हम आपको बोले तो मेरा कहाँ तक ख़त्म हुआ? सर कहाँ तक ख़त्म हो गया आपका? यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको, ख़त्म हो गया मेरा यहाँ तक। चलिए बना लीजिए, देखिए सिंपल। हाँ तो इसीलिए तो 14 हो गई क्या हम लोग का? 8 पेज बाकी है, 8 पेज ही सिर्फ बाकी है। हाँ हम तो कराएंगे, लेकिन कोई नहीं, टेस्ट हम देंगे सैटरडे पे पूरा। अभी जाना है आपको? अभी छोड़ दे?
हाँ तो 3:30 में हम छोड़ ही देंगे, हम बोलते रहे हम 3:30 बजे छोड़ देंगे, हम कहाँ ले रहे हैं हम आपका एक्स्ट्रा ट्रेन। मेरा टाइम जितना है मेरे को दे दीजिए, मेरा टाइम बस 1 से 3:30 तक। बन गया आप लोगों का पूरा? चलिए अब हम लोग देखेंगे रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए चलिए ठीक है, अभी आप लोग को है ना पूरा पूरा पढ़ना है, लेकिन ये हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, लेकिन पूरा क्या बोलते हैं हम समझा दिए पूरा करा दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सर कि हम बुक छोड़ देंगे, बुक को पूरा पढ़ना है। एक बार बस रीडिंग कीजिएगा बस, ताकि जो जो पॉइंट नहीं आपको समझ में आ रहा है वो लिख लीजिएगा पीछे, ठीक है? आप लोग को बताया था ये चीज़ याद है, कर रहे हैं प्रैक्टिस, कि जो नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे में लिख ले। ये क्वेश्चन डाउट कॉपी नहीं बनाना है, पीछे ही मतलब वही कॉपी में। हम ये बोले थे कि जो मेरा कॉपी रहेगा वो कॉपी के पीछे साइड में जो भी है जितने क्वेश्चन है उसको नोट करते जाइए। पढ़िए, आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि क्या बोलते क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा। वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो आप मुझसे क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है? लेकिन वो तभी तक जब हम परमिशन देंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर पूछेंगे डाउट, सोच लीजिए। फिर आपको 2 महीना रुकना है कि साथ में साथ अपना डाउट क्लियर करवाना है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है? चलिए तो अब देखेंगे रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड्स, क्यों डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? सोचिए, बिना बुक देखे बिना बुक पढ़े, बस मेरा लाइन का ये मतलब बताइए। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ठीक है? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इसीलिए अगर क्या बोलते हैं आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो दिस शोज आर इनवर्स रिलेशन, और जो ग्राफ होगा आपका ये डाउनवर्ड्स होगा, ये जो है ये डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है? सो दिस मीन्स people buy more at lower prices or less at higher prices, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव गिवन डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे पहला है प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल, लाइक प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस, जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में होता है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स अगर फॉल हो रहा है तो जो डिमांड फॉर वाई है बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सर, कैसे बढ़ेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ एक्स घटेगा तो जो डिमांड है वो भी घटेगा, घट जाएगा, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन ये तो आपका इन्वर्स रिलेशन नहीं दिखाता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या लगता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा? नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर वाई बढ़ रहा है, अगर प्राइस फॉर एक्स घट रहा है तो डिमांड फॉर वाई भी घट रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ये ऐसा बनेगा, ऐसा। दिखाए, दिखाते हैं, दिखाते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे को समझ में आ गया। अभी भी आप लोगों का क्लियर नहीं है, कोई नहीं, अभी देख लीजिए फिर से। वो कर्व क्लियर नहीं रहता है, तो इसीलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पे अगर प्राइस, जैसे कोई एग्जांपल ही देते हैं, प्राइस ऑफ टी तो डिमांड फॉर कॉफ़ी, ठीक है, फॉर कॉफ़ी 10 है। अगर प्राइस ऑफ टी मेरा बढ़ गया 12 रुपये, तो आप जस्ट सोचिए एज अ रैशनल कंज्यूमर, आप डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या कीजिएगा? फिर बढ़ा देंगे। अगर ये बढ़ा देंगे तो ये ऐसे जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। और अगर प्राइस ऑफ टी कम हो गया तो डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या होगा? कम हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, तो दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब समझ में आया? पक्का? नहीं, अभी भी नहीं। क्या? क्योंकि नहीं इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, हिक्स एंड एलन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि हिक्स एंड एलन ने क्या दिया, हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन द लॉ इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे प्राइस अगर आप एक कमोडिटी का देख रहे हैं तो उसका डिमांड फॉर अदर कमोडिटी क्या होगा? जैसे क्या? हाँ, डायरेक्ट रिलेशन होगा। हम कम होगा बढ़ेगा, हम कहाँ बोले, हम बोले डायरेक्ट रिलेशन बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन डिराइव होगा, ठीक है। देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, द प्राइस रेशियो बिटवीन आइटम चेंज एंड इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर अदर देन कमोडिटीज़। तो उसमें क्या होगा, इसका यही बोल रहा है, जैसे अगर ये टी है, अगर टी का मान के चलिए प्राइस जो है, टी का प्राइस अगर गिरता है तो डिमांड, एक सेकंड, तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। समझ में आ गया? समझ गए? तो यही ये लाइन में ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो द इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर
देन अदर कमोडिटीज़। ठीक है, क्या हो गया सर? बहुत नींद आ रहा है सर, छोड़ दीजिए बस, छोड़ दीजिए, अब हम अभी सो जाएंगे अभी, है ना? चलिए, यहाँ पे ऑल अदर कमोडिटीज़ रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? एक वर्ड बताए थे आप लोग को, बहुत, सिटेरियस पैरेंट्स। ठीक है, चलिए, ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डन। अब है इनकम इफेक्ट। तो बोलिएगा सर ये भी बता ही दीजिए फिर। तो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, और देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये 3 पॉइंट कि वाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होगा। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा। ठीक है, बस इसी का टाइम से चला। हाँ बस, जब तक है तब तक है, जब तक है जान तब तक नहीं, चला सर, है। मतलब क्या बंद हो गया, चलेगा बहुत। चलेगा? और पंखा चलाने को ले आपको गर्मी लग तब भी चल जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। तो द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, मतलब यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी लिख लीजिए, ठीक है? और फिर देयर इज़ अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सपेंसिव है, जैसे आप मान के चलिए बहुत सारा ऐसा होता है ना कि हम स्विच नहीं कर पाते, जैसे आपस में एक ब्रांड ऑफ टी रहता है, दो अलग अलग, जैसे अगर आप बताएं लिप्टन टी, लिप्टन टी और हाँ रेड लेबल, चलिए ठीक है, हाँ टी है, तो मतलब है ना, मतलब क्या आप अपने बजट में चेंज कर रहे हैं जिसके कारण, मतलब ये ना, ये डिफरेंस थोड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप स्विच कर रहे हैं कोई एक चीज़ से दूसरे में, तो उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आप इजीली चेंज कर सकते हैं अपने बजट। बजट समझते क्या होता है? बताइए बजट क्या होता है? नहीं, कभी नहीं सुना, कभी बनाए भी नहीं है, बनाए तो नहीं होंगे, चलिए ठीक है, पता है बनाए नहीं होंगे, सुने तो होंगे। क्या है बजट? बताइए क्या क्या? 20 रुपये है तो 20 रुपये, सोचिए बताइए। सुने तो सब कुछ है, सुने तो सभी कुछ है, मतलब सर बस यहाँ पे है, बस निकल नहीं रहा है। चलिए, ठीक, तो अगर हम बजट का बताएं, रीजनेबल प्राइस, मतलब मेरा कोई ऐसे कोई चीज़ खरीदना, हाँ कैपेसिटी। तो एक टाइप का कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है ना, अगर हम बजट का बहुत अच्छा अगर बताएं 2 वर्ड पे, तो इट इज़ लिमिटेड एक्सपेंडिचर। लिमिटेड एक्सपेंडिचर मतलब अगर कोई बोलता है तो हम बजट से इतना ऊपर जा नहीं सकते, अगर मेरे पास 100 रुपये का है तो हम सिर्फ 100 ही रुपये खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है? चलिए, तो वही बोलता है कि मतलब जो कॉस्ट होना चाहिए आपका, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जब स्विच कीजिएगा तो ज़्यादा आपको खर्चा नहीं, आपका ज़्यादा परेशानी ना हो आपको। और फिर देयर इज़ अ लोअर इनकन्वीनियंस वाइल स्विचिंग, मतलब जैसे अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं है कॉफ़ी का, आप इजीली स्विच तो कर दिए, लेकिन आपको टेस्ट पसंद ही नहीं है कॉफ़ी का, तो आपको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए जब आप स्विच कर रहे कोई दूसरे प्रोडक्ट में। मतलब आपको सहमति करना चाहिए, मतलब आपको टेस्ट थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। जैसे अगर हमको कॉफ़ी का टेस्ट ही नहीं पसंद, तो हम क्यों कॉफ़ी में टेस्ट स्विच करेंगे, हम टी में ही रहेंगे, इवन इफ हम थोड़ा ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। जैसे अगर हम बोले दादाजी दादी माँ, ठीक है, दादाजी दादी माँ लोग को अगर आप बोलिएगा कि आप लोग कॉफ़ी पीजिए, नहीं पिएंगे वो लोग, चाय, चाय मतलब सही है, चाहे जितना पैसा लगे चाय पिलाओ हमको। क्या कॉफ़ी? कोई नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हम एक्सेप्शंस ही पढ़ रहे हैं अभी तो। चलिए, फिर दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हम क्या था, इनकम इफेक्ट में भी अगर हम बोले आपको, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड नहीं है सर, ऐसे नहीं है, आप ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे नहीं है, ऐसे है, अपवर्ड स्लोपिंग।
अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोपिंग कैसे है? ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में है। हम नॉर्मल गुड्स का केस ले रहे हैं। हम आपको अगर याद होगा हम नॉर्मल गुड्स बोले थे, हम नॉर्मल गुड्स ही कंसिडर करेंगे सब जगह, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स ही ले रहे हैं। कैसे? अगर आप मान के चलिए कि आपका इनकम है और आपका अगर डिमांड है, विथ इंक्रीज इन इनकम आपका डिमांड इनकम में हम लोग क्लासिफाई करेंगे गुड्स को। 3 गुड्स को 3 में इनकम में। हाँ तुम सही तो बोले आपको। हम आपको बोले कि जो ये इनकम जो होगा, इनकम में जो ये एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का, इसमें हम 3 टाइप का क्लासिफाई करेंगे। एक है आपका नॉर्मल गुड्स, फिर इंफीरियर और सबस्टेंशियल, एसेंशियल या इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज, ठीक है। इसमें और बाकी सारे में नॉर्मल गुड्स में कंसिडर करेंगे। मतलब जो भी हम लेंगे वो हम नॉर्मल गुड्स के केस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल गुड्स का ही केस लेते हैं, ठीक है। अगर आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर आपका इनकम घटा तो डिमांड क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। तो फिर से ये ऐसे हो रहा है, तो मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग है।